हेलो एवरीवन। सो गाइज, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंजीनियर्स अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और आप सभी के लिए ये फेवरेट शो जो 10 मिनट शो है, मैं आज अगेन आपके लिए लेकर आया हूँ। आज बज चुके हैं 10 और 10 बजे से ये 10 मिनट का शो जो कि आपके सिविल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, जिसको आप लोग बहुत सारा प्यार भी दे रहे हो। गाइज स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना लेट किए। जी हाँ गाइज, जितने भी एज एस्पिरेंट हैं उनको छोटी छोटी चीज़ें जो एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा होता है कि हमें आती थी सर, लेकिन याद भी थी, लेकिन एग्जामिनेशन में याद नहीं आई, या एग्जामिनेशन से कुछ समय पहले आपने पढ़ा नहीं तो याद नहीं आया, एग्जामिनेशन में रिवीजन के इशू होते हैं। वो सारे इश्यूज़ को दूर करने के लिए मैं ये शो आपको डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसके पीडीएफ को आपके साथ मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ और अड्डा 24/7 एप्लीकेशन के कम्युनिटी सेक्शन में सिविल बाय रजिस्टर करके एक ग्रुप है, वहाँ भी शेयर करता हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बताना चाहूँगा। आपको डेली की क्लासेस को देखना भी है, साथ साथ में इनके पीडीएफ को फाइनल रिवीजन के लिए रखना भी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं गाइज एक्सपोजर कंडीशन की, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन के बिहाफ पे आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो गाइज, आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपसे पूछा जाता है या तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए, यहाँ पे जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको, पीसीसी के लिए पूछा जाता है। पीसीसी के लिए पूरी चार्ट दी हुई है यहाँ पे, माइल्ड के लिए यहाँ पे डैश कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मॉडरेट, अब प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो मॉडरेट के लिए मिनिमम ग्रेड गाइस कितना है, 15 M15 इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। अभी आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें मॉडरेट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडरेट, माइल्ड, सीवियर। इसको भी मैं आपको एक्सपोजर कंडीशन को आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। सीवियर के लिए M20 होता है और इसी तरीके से वेरी सीवियर के लिए भी M20 और एक्सट्रीम कंडीशन के लिए M25। किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसमें आरसीसी रेनफोर्समेंट का यूज नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं मिनिमम ग्रेड जहां पे हम रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं। तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो होगा उसके लिए यहां पे माइल्ड के लिए M20, M25 किसके लिए, मॉडरेट के लिए, सीवियर के लिए M30, M35 फॉर वेरी सीवियर और एक्सट्रीम कंडीशन के लिए M40, राइट। तो दीज आर दी ग्रेड, जिसको यहाँ पे तो ग्रेड याद करना बहुत आसान होता है क्योंकि M20 के बाद 25, 30, 35, 40 ऑर्डर में है। यहाँ पे आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। मिनिमम ग्रेड अगर पूरे के पूरे आरसीसी में कोई पूछ ले आपसे कौन सा यूज करेंगे, M20, और पूरे के पूरे पीसीसी में तो M15। M15 से नीचे के कंस्ट्रक्शन हम पीसीसी में, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में नहीं करते हैं। अब दूसरा सवाल कि सर यहाँ पे जो एक्सपोजर कंडीशन है उसको एक्सप्लेन कीजिए। बहुत बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट। तो आइए समझते हैं एक्सपोजर कंडीशन को 1 बाय 1 करके। सबसे पहले आपको समझाता हूं मैं माइल्ड कंडीशन क्या होती है। व्हाट इज माइल्ड कंडीशन। माइल्ड में देखिए, कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर, वेदर के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है कंक्रीट सरफेस। मतलब कहने का मतलब है धूप, बारिश, इन सब का असर उस कंक्रीट सरफेस पे ना पड़ रहा हो, ऐसी सरफेस की बात कर रहे हैं, उसको माइल्ड की कैटेगरी में रखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कोस्टल एरिया डज नॉट कम इन दिस कैटेगरी। कोस्टल एरिया जो तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर मतलब आपके घर की बाहरी दीवारें जो वेदर के कांटेक्ट में होती है ना, उनको इसमें काउंट नहीं करना। अंदर की दीवारों को माइल्ड की कैटेगरी में रखा जा सकता है। मॉडरेट कंडीशन क्या है, व्हाट इज मॉडरेट। मॉडरेट में कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन, जहां बहुत तेज वर्षा होती है उस पर्टिकुलर वॉल पे मॉडरेट कंडीशन में नहीं काउंट किया जाएगा। शेल्टर्ड लिखा है ना, शेल्टर्ड मतलब तेज रेन जहां पे आ रही हो उससे बची हुई हो, शेल्टर्ड मतलब छांव में हो, वहां पे ना आ रहा हो। सैचुरेटेड सॉल्ट एयर इन कोस्टल एरिया, salty air in coastal area, sheltered from severe rain, saturated salt air in coastal area। कोस्टल एरिया में जहाँ पे salty air जो चलती है, saturated air जहाँ नमी होती है, उससे भी sheltered होना चाहिए। कंक्रीट कंटिन्यूसली अंडर नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर कहने का मतलब बेटा रिवर वगैरह की बात कर सकते हैं। एंड इन कॉन्टैक्ट विद नॉन एग्रेसिव सॉइल, नॉन एग्रेसिव सॉइल मतलब ऐसी सॉइल जहाँ पे केमिकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक। यहाँ पे नॉर्मल वाटर कहने का मतलब रिवर वाटर की है, एक तो नॉर्मल वाटर की बात होगी, एक तो सी वाटर की बात होगी, तो ये नॉर्मल वाटर की। सीवियर कंडीशन, सीवियर कंडीशन में बेटा कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सीवियर रेन, देखो यहाँ पे आ गया सीवियर रेन चलेगा,
सीवियर रेन रहेगा तो सीवियर कंडीशन में, सीवियर रेन मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मतलब कहीं पे सरफेस ऐसी हो रही है जहाँ पे वेट हो रही है और ड्राई हो रही है, जैसे लहरें वगैरह आती हैं किनारों पे। कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर, देखो यहाँ पे आ गया ना, सी वाटर में पूरी तरीके से डूबा हुआ हो, वो भी स्ट्रक्चर किस में आएगा, सीवियर कंडीशन में। एक्सपोज टू कोस्टल इन्वायरमेंट, कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन होगा, उसको भी काउंट करेंगे। वेरी सीवियर में कॉन्क्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी इस वाटर स्प्रे, सी वाटर स्प्रे मतलब वही जो फुब्बारे आते हैं पानी के समुद्र के किनारे, ऐसे जगहों पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कोरोसिव फ्लूम्स, सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन एंड इन कांटेक्ट ऑफ एग्रेसिव सॉइल ऑब्लिक ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में हो, एग्रेसिव सॉइल के कांटेक्ट में हो, वो सारी कंडीशन वेरी सीवियर की कंडीशन में आती हैं। कोरोसिव फ्यूम्स या फिर सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत एब्रप्टली डाउन होता है, वहाँ पे भी इस कंडीशन को हम लागू करेंगे वेरी सीवियर के अंतर्गत, उन सभी एरियाज को काउंट करेंगे। एक्सट्रीम मतलब सबसे वर्स्ट कंडीशन, क्या क्या देखने को मिलता है, सरफेस ऑफ मेंबर इन टाइडल जोन, जहाँ पे बहुत तेज लहरें आती हैं और उनका फोर्स भी इम्पैक्ट भी पड़ता है सरफेस पे। और इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लिक्विड ऑब्लिक सॉलिड एग्रेसिव केमिकल, जहाँ पे केमिकल जैसे फैक्ट्री वगैरह कहीं बनी होती है ना, वहाँ से बहुत सारे केमिकल डिस्चार्ज होते हैं, तो ऐसी जगहों पे भी यहाँ पे आपका वो काउंट किया जाएगा किसमें, एक्सट्रीम कंडीशन में। आइए चलिए अब बात करते हैं अगले पहलू पे जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं एग्जामिनेशन में, आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको एक्सपोजर कंडीशन समझ में आ गई होंगी। देयर आर 3 कंस्टिट्यूएंट्स दैट एडवर्सली अफेक्ट द कंक्रीट, कंक्रीट को प्रभावित करने वाले 3 कारक जो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, जिसमें से एक होता है क्लोराइड, दूसरा होता है सल्फेट और तीसरा होता है एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। अब ये तीनों के ऑप्शंस एग्जामिनेशन में बहुत बार बनते हैं और एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। आइए समझते हैं इन तीनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाइस देख सकते हो सबसे पहले क्लोराइड लिखा हुआ है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ कोरोजन, कोरोजन के रेट को बढ़ाता है स्टील में, क्लोराइड का कंटेंट कोरोजन के रेट को बढ़ाता है, जंग लगने का रेट है ना, जंग लगने का रेट बढ़ रहा है। ड्यू टू दिस रीजन क्लोराइड कंटेंट ऑफ एडमिक्सचर इज टेस्टेड सेपरेटली, इसी कारण से एडमिक्सचर जो होते हैं उनमें क्लोराइड के कंटेंट को अलग से टेस्ट किया जाता है। याद रहेगा सबको, क्या करता है ये, कोरोजन के रेट को बढ़ाता है। सल्फेट्स, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्युबल सल्फेट एक्सप्रेस्ड एज SO3, SO3 से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो पानी में घुलनशील सल्फेट होते हैं, कैन कॉज एक्सपेंशन एंड डिसरप्शन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट कहीं सरफेस फूल जाती है और वहां से टूट जाती है, तो वो एक तरह से आपको किसकी वजह से देखने को मिलता है, ड्यू टू एक्सेसिव सल्फेट की वजह से। और एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, सम एग्रीगेट कंटेनिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिलिका मे बी ससेप्टेबल टू अटैक बाई एल्कलीज, देखो किसी एग्रीगेट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिलिका मौजूद होगा उसमें एल्कली के अटैक के चांसेस ज्यादा होंगे, Na2O की बात कर रहा है एंड K2O की। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सीमेंट, सीमेंट से ये पैदा होते हैं। प्रोड्यूसिंग एन एक्सपेंसिव रिएक्शन विच कैन कॉज क्रैकिंग एंड डिसरप्शन ऑफ द, एक्सपेंसिव रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि महंगा, एक्सपेंशन का मतलब रिएक्शन से उसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से क्रैकिंग एंड डिसरप्शन ऑफ कंक्रीट देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए जो कि प्रभावित करते हैं किसको, कंक्रीट को, ठीक, याद रहेगा सबको। आते हैं अगले पॉइंट पे जो कि अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन वर्क एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। जब हम पढ़ते हैं कंक्रीट जो हमारे काम में यूज करना है, उस कंक्रीट की जो टेस्टिंग की जाती है उसके लिए कितना कम से कम सैंपलिंग करनी जरूरत होती है, करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है कंक्रीट की, यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल लिखे हुए हैं, कितने सैंपल बनाने। और आपको भी पता है कि सर एक सैंपल में, सिंगल सैंपल में हमारे पास 3 क्यूब होते हैं। कितने क्यूब होते हैं, 3 क्यूब्स। एक सैंपल में कितने क्यूब, 3 क्यूब। 3 क्यूब की बात करेंगे हम लोग जब भी बात कर रहे हैं एक सैंपल की। सिंगल क्यूब का मतलब स्पेसिमेन होता है, ग्रुप ऑफ 3 क्यूब्स सैंपल कहलाता है। सैंपल में 3 क्यूब, क्यूब का साइज 150 mm, राइट। कंक्रीट की बात हो रही है। अगर 1 से 5 मीटर क्यूब का कंक्रीट आपको यूज करना है उसके लिए कम से कम एक सैंपल यानी कि 3 क्यूब आपको बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर ब्रैकेट में मैं क्यूब मेंशन करूं तो 3 क्यूब। अगर आपको 6 से 15 मीटर क्यूब की कंक्रीट चाहिए तो उसके लिए 2 क्यूब बनाने पड़ेंगे, 2 सैंपल यानी कि कितने क्यूब, 6 क्यूब। 16 से 30 9 क्यूब।
12 क्यूब, 12 क्यूब किसके लिए बेटा? 31 से 50 के लिए। और 50 एंड अबव, 51 एंड अबव जो लिखा हुआ है इस क्राइटेरिया में, आप समझना 50 से 100 मीटर क्यूब का कंक्रीटिंग करोगे तो एक एडिशनल सैंपल ऐड करना है। 4 तो यहां तक कर ही रहे थे 31 से 50 के लिए, अब 51 से 100 तक होगा। फॉर एग्जांपल 51 एंड अबव लिखा है, 4 + 1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशन ऑफ 50 मीटर क्यूब एंड पार्ट देयर ऑफ। अब देखो ये कहने का मतलब ये है कि सर 51 से 100 तक के लिए अगर वैल्यू है, 51 से 100 के लिए हमने क्या किया सर, कितने सैंपल लेंगे? तो सर 4 + 1 5 सैंपल लेंगे। अब कोई कहे कि सर 101 से 150 तक, अगेन 50 ऐड किया तो फिर से 1 ऐड करना है, 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। 151 से सर फिर 200 तक अगर इस तरीके से करना है तो हमें कितना करना होगा यहाँ पे? 6 + 1 7। तो इस तरीके से आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर कर सकते हो। लास्ट में देखिए, एटलीस्ट 1 सैंपल शैल बी टेकन फ्रॉम ईच शिफ्ट। हर एक शिफ्ट पे, जैसे 50-50 के शिफ्ट आपने देखा तो उसके लिए एक सैंपल तो आप बढ़ाते जाएंगे। तो गाइज दिस इज दी प्रॉपर अजम्पशन जहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्क्रीटिंग की। कॉन्क्रीट को किस तरीके से सैंपल को हम बनाएंगे, कितने सैंपल कम से कम रिक्वायर्ड होंगे ताकि उससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि इतना जो हमारे पास कॉन्क्रीट है ये सेफ है, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, राइट। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बल्क में कॉन्क्रीट आया और आपने पता चले एक सैंपल उसमें से बना के बोल दिया कि पूरा कॉन्क्रीट सही है। तो जितना कॉन्क्रीट की क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से सैंपलिंग होनी चाहिए, उसके हिसाब से टेस्टिंग होनी चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्मॉल क्राइटेरिया जो आपके आईएएस कोड में देखने को मिलता है, जिसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। फायर रेजिस्टेंट अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है, बीम की स्पेसिफिकली जनरल बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर इज मेड फायर रेजिस्टेंट by using suitable construction material and providing appropriate cover to steel। स्टील में प्रॉपर कवर प्रोवाइड किया, कवर में भी टॉलरेंस आपको पता है कि 10 mm से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ द फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ एनी स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ आर ऑफ विच स्ट्रक्चर कैन बिहेव satisfactorily। मिनिमम विड्थ ऑफ द बीम शुड बी यूज्ड फॉर फायर रेजिस्टेंट बिल्डिंग इज 200। ये कम से कम विड्थ है। अब फायर रेजिस्टेंस का प्रॉपर क्लॉज देखोगे तो उसमें 2R की फायर सेफ्टी, 3R की फायर सेफ्टी, उसके लिए क्राइटेरिया बदलता है। लेकिन अगर इन जनरल पूछा जाए कि फायर रेजिस्टेंस नॉर्म्स को सेटिस्फाई करने के लिए बीम की कम से कम विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो 200 mm की विड्थ होनी चाहिए। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक। मिनिमम विड्थ ऑफ बीम, ठीक, क्या है? मिनिमम विड्थ ऑफ बीम दैट शुड बी यूज फॉर फायर रेजिस्टेंट बिल्डिंग इज 200 mm। याद रहेगा सबको? आई होप कि आपको ये पॉइंट याद रहेगा। अगला पॉइंट मैं डिफ्लेक्शन का आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी लोग जानते होंगे कि फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल द लोड्स का मतलब सारे लोड, डेड लोड, लाइव लोड, सारे इंक्लूड किए जा रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज एंड मेजर्ड फ्रॉम द कास्ट लेवल। जिस लेवल पे कास्टिंग हो रही है वहीं से डिफ्लेक्शन देखा जा रहा है, कितना नीचे आ रही है बीम। ऑफ सपोर्ट ऑफ द फ्लोर शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड्स द स्पैन अपॉन 250। याद होगा सबको, स्पैन अपॉन 250 के ज्यादा नहीं होना चाहिए, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। एंड द डिफ्लेक्शन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन लोड। जब भी हम इसमें बात करेंगे पार्टीशन लोड मतलब आप जानते हैं ना, कुछ ऐसी दीवारें बनती हैं जिसका रोल होता है दो एरिया को आपस में बांटना, उस पे ऊपर के स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक। जनरली हाफ ब्रिक वॉल बनाई जाती है। तो पार्टीशन लोड की बात करें, पार्टीशन लोड है एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस की बात करें, मतलब टाइल्स वगैरह, ग्रेनाइट वगैरह लगाते हैं, इसको लगाने के बाद जो डिफ्लेक्शन मेजर किया जाएगा शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड स्पैन अपॉन 350। स्पैन अपॉन 350 यहाँ पे आ जाता है, वहां पे 250 था, और 20 mm, 20 mm, इन दोनों में से जो भी वैल्यू लेस होगी उस वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ बीम, ठीक। फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल द लोड इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये लिखा था सारे, बस इसमें क्या ऐड कर दिया, इसमें पार्टीशन लोड और फ्लोर फिनिश को ऐड कर दिया, राइट। तो ये सारे के सारे पॉइंट आई होप आपको सारे क्लियर होंगे। आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस सेशन को आप डेली बेसिस पे इसी तरीके से देखते रहिए। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स PDF है वो आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डलवा दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग। साइनिंग ऑफ, रजत सिंह। मिलते हैं आपसे अगले 10 मिनट के शो में, जहाँ पे और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।